नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। आज राजस्थान से आई इंसानियत के कत्ल की ऐसी भयानक तस्वीरें मेरे पास हैं जो आपको चौंका सकती हैं। राजस्थान के करौली में एक पुजारी को दबंगों ने जिंदा जला दिया। इसकी तस्वीरें मैंने देखी हैं। ये तस्वीरें, ये वीडियो दिल दहलाने वाला है, डराने वाला है। इतना भयानक कि मैं आपको दिखा नहीं सकता और आप उसको देख नहीं पाएंगे। एक जलते हुए इंसान की चीखें उसके साथ हुए जुल्म की हैवानियत को बयान करती हैं। और यह जानकर बहुत तकलीफ हुई कि कुछ लोगों ने छोटे से जमीन के टुकड़े पर कब्जा करने के लिए एक पुजारी पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी। घटना राजस्थान के करौली गांव की है। जो व्यक्ति हैवानियत का शिकार हुआ, जिसकी जान चली गई, जो जिंदा जल गया, गरीब था, गांव के मंदिर का पुजारी था, मंदिर की जमीन पर खेती करके परिवार का पेट पालता था। गांव के दबंग मंदिर की जमीन पर कब्जा करना चाहते थे। गरीब पुजारी ने विरोध किया तो उसकी जान ले ली, उसे जिंदा जला दिया। घटना रोंगटे खड़े करने वाली है। आप सोच सकते हैं कि एक इंसान दूसरे इंसान को आग के हवाले कैसे कर सकता है, लेकिन ये कहानी शैतानों की है, इंसानों की नहीं। घटना से 2 दिन पहले की है। पुजारी को जली हुई हालत में हॉस्पिटल लाया गया। ऊपर से नीचे तक शरीर की खाल जल चुकी थी। कुछ जले हुए कपड़े शरीर से चिपके थे, खून रिस रहा था और पुजारी दर्द के मारे चीख रहा था। क्योंकि हालत खराब थी, इसलिए पुजारी को जयपुर रेफर किया गया, लेकिन बचाया नहीं जा सका। जयपुर के सवाई मानसिंह हॉस्पिटल में पुजारी की मौत हो गई। ये तस्वीरें, ये वीडियो विचलित करने वाला है, इसलिए मैं आपको दिखा नहीं सकता। लेकिन पुजारी की चीख, राम का नाम लेते हुए इस मंदिर के पुजारी की आवाज़ें दिल को दहला देती हैं। जिस पुजारी को जिंदा जला दिया गया उसका नाम है बाबूलाल वैष्णव। बाबूलाल वैष्णव करौली जिले के बुकना गांव में राधा गोपाल मंदिर में पुजारी थे। पुजारी का परिवार गरीब है। गांव की पंचायत ने मंदिर को जो जमीन दान में दी है, उसी जमीन पर थोड़ी बहुत खेती करके पुजारी के परिवार की गुजर बसर होती है। कुछ दिन पहले बाबूलाल वैष्णव ने मंदिर के पास ही घर बनाने के लिए पहाड़ को काटकर जमीन समतल करवाई थी, लेकिन जमीन पर गांव के कुछ दबंगों की नजर पड़ गई। वो जमीन के इस टुकड़े पर कब्जा करना चाहते थे। पंचायत ने भी दबंगों को रोका, लेकिन उन्होंने एक नहीं सुनी। आरोप है कि कैलाश मीणा अपने परिवार के कुछ लोगों और साथियों के साथ पुजारी की झोपड़ी में आया और घर के पास ही पुजारी पर पेट्रोल डालकर उन्हें जिंदा जला दिया। गंभीर हालत में पुजारी को जयपुर के एसएमएस हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां पुजारी ने लोगों को अपनी आपबीती सुनाई। पुजारी ने अपने बयान में कैलाश मीणा पर जिंदा जलाने का आरोप लगाया। मौत से पहले अपने आखिरी बयान में बाबूलाल वैष्णव ने कैलाश मीणा का नाम लिया। बाबूलाल जी, अरे बाबूलाल जी, बोलो ये क्या कह रहे हैं? हाँ ये लड़ा था। हाँ बोलो, बात करो। हाँ पाइप लाओ, आरती पहले यहाँ से बात करने साहब आए थे। आपको बताओ, ये तो पेट्रोल डाले ना, जो कौन से आप छोरा का नाम और कौन सा भी बताओ यहाँ। अरे कैलाश पुजारी के इसी आखिरी बयान के आधार पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ हत्या की कोशिश का मामला दर्ज किया।
लेकिन पुजारी के मौत के बाद अब इसे हत्या के केस में बदल दिया गया है। कैलाश मीणा की गिरफ्तारी हो गई है। पुलिस ने 6 टीमें बनाई हैं जो हैवानियत करने वाले दूसरे 5 आरोपियों को तलाश रही हैं। घटनाक्रम जो हुआ है बाबूलाल वैष्णव जी के साथ में, उस घटनाक्रम में पुलिस द्वारा उनके मृत्युकालिक कथन जो हुए थे उस पर मुकदमा धारा 307 में दर्ज किया गया था। कल शाम को दुर्भाग्यवश उनकी जो है मृत्यु SMS अस्पताल जयपुर में हो गई थी और मृत्यु के बाद जो उनके मृत्युकालिक कथन जो है उसके अनुरूप जो है धारा 302 IPC का उसमें जो है इजाद मुकदमे में किया गया है। प्रकरण का मुख्य आरोपी कैलाश मीणा जो है उसे पुलिस की टीम ने गिरफ्तार कर लिया है। कल देर रात्रि में उसे डिटेन कर लिया गया है और आगामी जो है 6 टीमें हमारी वर्तमान में लगातार फील्ड में काम कर रही। SP की बात सुनकर आपको लगा होगा कि पुलिस ने एक्शन तो लिया, तेजी से कार्रवाई तो की, आरोपी गिरफ्तार हो गया। अब इससे ज्यादा पुलिस और क्या कर सकती थी? लेकिन यह पूरा सच नहीं है। अब जो आपको दिखाने जा रहा हूं उसे सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। अगर यह मामला मीडिया की नजर में ना आया होता, अगर हमारे कैमरे, हमारे रिपोर्टर वहां पर ना पहुंचते, तो केस उल्टा होता। पुलिस ने तो यह मान लिया था कि पुजारी को जलाया नहीं गया, पुजारी ने खुद आग लगाई। यानी यह मामला हत्या का नहीं, आत्महत्या का केस बन जाता। हो सकता है आपको यकीन ना हो, लेकिन यही होना था और इसके सबूत मेरे पास में है। इस केस में जिस पुलिस अफसर को जांच की जिम्मेदारी दी गई थी, उसकी बात सबूत के तौर पर आपको सुनाता हूं। अफसर का नाम है हरजीलाल यादव। हरजीलाल सपोटरा पुलिस थाने के SHO हैं। हरजीलाल यादव ने पूरी बात डिटेल में बताई और आखिर में कहा पुजारी ने खुद को आग लगा ली। बाबूलाल सनोफ पूना वैष्णव जो मूकणा गांव के मंदिर की सेवा करता था और मंदिर की सेवा करने के कारण गांव वालों ने इसको मंदिर माफी की ज़मीन दे रखी। वो ज़मीन पहाड़ की तलहटी में नीचे थी और उस ज़मीन के ऊपर का जो हिस्सा था पहाड़ का, उसमें इसने करीब 20-25 दिन पहले JCB से उसको पहाड़ की थोड़ी ज़मीन को रिहायशी मकान बनाने के लिए समतल करवाई थी। लेकिन मूकणा गांव के कुछ दबंग लोगों ने, जिनमें कैलाश मीणा और उसके लड़कों का नाम आ रहा है, कर्ण मीणा, कैलाश मीणा, उन्होंने जाकर वहां उस ज़मीन पर, उसकी समतल कराई हुई ज़मीन पर कब्जा करने की नीयत से उसमें छप्पर बांधने लग गए। जब बाबूलाल वैष्णव ने गांव के पंचों कोई पुकार के भाई ये गलत कर रहे हैं, दबंगता से मेरी समतल की हुई ज़मीन पर कब्जा करना चाहते हैं, तो जानकारी में आया कि 2-3 दिन पहले कोई पंचायत भी गांव में मीटिंग हुई थी, लेकिन इन्होंने पंचों की और उसकी गुहार को स्वीकार नहीं किया और वो उस पर कब्जा करने पर आमदा रहा। इससे दुखी होकर आज उसने वहाँ पर जो उस कड़वी के बाजरे की कड़वी के पूड़े रखे थे और छप्पर भी रखा था, उसमें इसने जाके कोई ज्वलनशील पदार्थ डाल के और अपने आप में आग लगा दी। ये साहब जिनकी बात आप सुन रहे हैं IO हैं, वो पुलिस अफसर है जो इस केस की जांच कर रहे हैं। इस पुलिस अधिकारी ने यह मान लिया कि पुजारी ने खुद ही आग लगाई होगी, खुद ही जल के मरा होगा और मरने से पहले झूठा बयान दे दिया। अगर सिर्फ इस पुलिस अफसर की बात सुनकर, IO की बात सुनकर रिपोर्टर वापस लौट आते तो शायद असलियत कभी सामने नहीं आती। एक गरीब आदमी को कभी इंसाफ नहीं मिलता, हत्यारों को कभी सजा नहीं मिल पाती। सोचने वाली बात है कि IO ने गांव में जाकर सारी सच्चाई को पता लगाने की कोशिश की होगी, तो क्या गांव वालों ने पुलिस को हकीकत नहीं बताई होगी? क्या सारे गांव वालों ने झूठ बोल दिया होगा? क्योंकि तो सबको पता था कि पुजारी की हत्या हुई है। मैं आपको बताता हूं, गांव वालों को हकीकत पता है। गांव वालों ने पुलिस को सच बताया, लेकिन IO झूठ बोल रहा है। क्योंकि हमारे संवाददाता गांव में गए, सबसे पहले गांव के सरपंच से बात की और इस पहले शख्स ने ही सारी कहानी बता दी।
साफ साफ कहा, दबंगों ने मंदिर की जमीन पर कब्जा करने के लिए पुजारी को पेट्रोल डालकर जिंदा जलाया है। हमारा बुजुर्गों ने ये जमीन दे दी सर, 13 बीघा जमीन दी है। अब 13 बीघा के ऊपर पहाड़ था जी, तो पहाड़ में वो पहाड़ भी हमारे 100 घर ने मीटिंग करके और पुजारी को दे दिया। पुजारी को दे दिया दान में। राधा गोपाल जी का नाम पट्टा की कही है। मैंने राधा गोपाल जी के नाम पटवारी के लिए रिपोर्ट भेज दी। पटवारी जी ने तहसीलदार को दे दिया। पुजारी ने मेरे से कही कि सरपंच साहब मैं एक बाड़ा खोद लूँ। तो मैं भाई चलो ठीक है, बाड़ा खोदो, आपकी ज़मीन है, मंदिर के ज़मीन है और आपको हमने ये 100 घर ने दे चुका, तो बाड़ा खोदो। बाड़ा खोदा तो सर उनने ज़बरदस्ती अतिक्रमण कर दिया। कैलाश ने और नबो ने अतिक्रमण कर दिया। तो उसने 2 पूंछ कड़बों का डाल दिया, 2 छाइन बांध दी। तो वो हमको तो पता नहीं है सर, पर लेकिन वो उस पुजारी उसको मना करने के गया, बाबू पुजारी, तो उसको पेट्रोल डाल के नहीं और कड़ब में जला दिया। किन्होंने? कैलाश ने और नबो ने सर। फिर बाद में हमको पता लगा, जब हम भैया वहाँ दौड़ भज के पहुँचे तो हमको तो बिल्कुल जला हो गया सर। सरपंच ने कहा, इस गांव में लोगों ने इससे पहले ऐसा जुल्म कभी नहीं देखा। गांव में दहशत है, लोग डरे हुए हैं, इसलिए वो पुलिस से गुजारिश कर रहे हैं कि हत्यारों को सख्त से सख्त सजा दिलवाई जाए। वो अपील कर रहे हैं कि इंसानियत की हत्या के इस मामले पर कोई सियासत न करे। ज़्यादा से ज़्यादा जितनी बने सरकार गहलोत से मेरा कहना है कि ज़्यादा से ज़्यादा सजा दे इसको। हमारे पूरे 100 घर मतलब चूल्हा भी नहीं बढ़ रहा सर, बहुत बुरी अत्याचार हो चुका है। ये रोटी पानी बिल्कुल छोड़ मिला है 100 घर ने, और बिल्कुल बहुत तगड़ा ऐसा अत्याचार कभी देखा और न देखना और देखना नहीं चाहिए। मेरा सभी नेता लोगों से और सभी भाइयों से मेरा कहना है कि इनको तो सजा सूली की मिले सर। बेचारा देखो ऐसा हादसा तो मैंने मुँह पे तो मतलब बोलबा की हिम्मत मेरा, मैं जितना भी बाल बच्चे हैं, एक में बच्ची है उसका मैं धर्म ब्याह भी करूँगा। तो मेरे पास जितनी सेवा बनेगी उतनी ज़्यादा से ज़्यादा मैं सेवा करूँगा सर। आज भी हमारे गांव में कैसी स्थिति है, ये पूरी रिपोर्ट उसका एक उदाहरण है। सरपंच की लाख कोशिश के बावजूद पुजारी बाबूलाल वैष्णव अब इस दुनिया में नहीं रहे। गांव के लोग उनके साथ हैं, सरपंच हर तरह की मदद का भरोसा दिला रहे हैं, लेकिन गांव में दबंगों का खौफ है। पुजारी का परिवार भी डरा हुआ है। परिवार इतना गरीब है कि उसके पास पक्का घर भी नहीं है, झोपड़ी में रहते हैं और दबंगों ने धमकी दी है कि झोपड़ी में आग लगाकर पूरे परिवार को जला देंगे। इसलिए पूरा परिवार खौफ में है, डरा हुआ है। एमएलए आए थे यहाँ के? एमएलए नहीं आया सर। वो कोई थानेदार वगैरह कुछ आया था? भी जरूर आया। अच्छा, क्या कह के गए थे आपसे? कितनी तारीख? फोटो दे लिख लेगा। अच्छा वो जो मैंने जो रिपोर्ट कर दी। तो आप क्या चाहते हो, सरकार से क्या मांग चाहते हो? सरकार से ऐसे चाहते हैं सर, हमन को पूरा बदो रिपोर्ट। अच्छा। आर पार को 2 दिन पाँच वो भी मार बा जाएगा हमको तो। अच्छा। और गया जब इसे कहीं उनने थमन को वो भी मारा, वो भी जलाऊंगा पूरा। अच्छा, धमकी दे के गए थे? धमकी दे दिया ऐसा। अच्छा। जरा एक बार सोच कर देखिए कैसा खौफनाक मंजर रहा होगा। एक बेटे के सामने दबंगों ने उसके पिता पर पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दी। बेटे और पूरे परिवार के सामने पुजारी बाबूलाल सुलगते रहे, चीखते रहे, और जब पुकार मची तो आसपास के लोग मौके पर पहुंचे, तब जाकर पुजारी को अस्पताल ले जाया गया। ये छान बांध रहा माँ से। अच्छा। अरे पापा नहीं करवा गयो और ये पूरा घर का पेट्रोल ला गाड़ी में सु पैर बाग छड़का दिया और नहीं हमने पूंछ लगायो कड़प को जे मैं नहीं बा में छड़का दियो और बा में आग लगा और बा में घुसा दियो। अच्छा। और कुराड़ियो दिए और डंडा दिया। अच्छा। किसने? तो आपको क्या मिली जानकारी? सारी बातें सुनकर इस बात में कोई शक नहीं है कि पुजारी की हत्या की गई, उसे जिंदा जलाया गया और पूरा गांव इसका गवाह है।
लेकिन जांच करने वाला पुलिस अधिकारी इसे आत्महत्या का मामला बता रहा था, इसलिए पुलिस के रवैये पर सवाल उठे। विवाद हुआ, बयानबाजी हुई, रिपोर्टर्स पहुंचे, कैमरे तैनात हुए, तो पुलिस को लगा गलती तो हुई है और इसके बाद पुलिस के बड़े अफसरों ने परिवार वालों से मुलाकात की। इस केस की जांच कर रहे हरजीलाल यादव के खिलाफ जांच शुरू कर दी और परिवार वालों को भरोसा दिया कि जांच 24 घंटे में पूरी करेंगे। अगर जांच अधिकारी की लापरवाही या किसी तरह की गलती सामने आएगी तो उसके खिलाफ 24 घंटे के अंदर एक्शन लेंगे। जो मृतक के परिजन थे उन लोगों ने अपनी कुछ बातों को यहाँ पे रखा था और उसको हम लोगों ने सुना। उसमें सबसे जो इम्पॉर्टेंट बात थी वो थी मुआवजे को लेकर के, और उसमें ये लोग ये भी डिमांड कर रहे थे कि जो मृतक है वो अत्यंत ही आर्थिक रूप से दयनीय स्थिति में रहता है, गरीब परिवार का है, तो उसकी जो भी मैक्सिमम सहायता हो सकती है वो की जाए। तो इसका जो प्रस्ताव है वो सरकार तक भेज दिया जाएगा, ये हमने उनको आश्वासन दिया है। दूसरा जो इनका था कि जो वहाँ पे जिम्मेदार अधिकारी थानाधिकारी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, उनके तरफ से कोई लापरवाही रही है, इस संदर्भ में भी हमने उनको आश्वासन दिया है कि अगले 24 घंटे के अंदर उनकी जांच करा करके दोषी पाए जाने पर कार्रवाई की जाएगी। तीसरी जो बात थी कि इसमें शेष मुलजिमों की गिरफ्तारी के लिए, तो उसके लिए भी इनको हमने बताया कि शीघ्र अतिशीघ्र पुलिस जो है टीमें बना करके इसकी गिरफ्तारी करेगी। जांच को लेकर के इनके मन में थोड़ा संदेह था, तो उनको आश्वासन दिया गया है कि दूसरे सर्किल से डिप्टी एसपी लेवल पे इसकी जांच करा ली जाएगी। इस बात से भी वो लोग संतुष्ट थे। चूंकि पुजारी की मौत जयपुर में हुई, इसलिए पुजारी को जिंदा जलाए जाने की खबर आग की तरह फैली। सर्व ब्राह्मण महासभा के लोग हॉस्पिटल के बाहर इकट्ठा हो गए, विरोध प्रदर्शन हुआ। लोग पुजारी का शव गांव ले जाने के लिए तैयार नहीं थे। इसके बाद राजस्थान के डीजीपी भूपेंद्र सिंह यादव ने ब्राह्मण समाज के डेलीगेशन से मुलाकात की। डीजीपी के निर्देश पर एडिशनल सीपी लॉ एंड ऑर्डर राहुल प्रकाश और एसपी राहुल जैन हॉस्पिटल गए। अफसरों ने प्रदर्शनकारियों से बात की, परिवार वालों को समझाया। परिवार ने कहा सबसे पहले एसएचओ को हटाया जाए, मामले की जांच दूसरे सर्किल अफसर को, किसी दूसरे पुलिस अफसर को दी जाए। प्रशासन ने परिवार की मांगें मान ली हैं। उसके बाद प्रदर्शनकारी पुजारी बाबूलाल वैष्णव का शव उनके गांव ले जाने के लिए तैयार हुए, लेकिन अब गांव की पंचायत ने फैसला किया है कि जब तक पुजारी के परिवार को मुआवजा नहीं मिलता, सरकारी मदद नहीं मिलती, जब तक पीड़ित परिवार को घर नहीं मिलता, तब तक पुजारी का अंतिम संस्कार नहीं किया जाएगा। पेट्रोल के कारण आए हैं, पेट्रोल की हम मांग कर रहे हैं जो घटना घटी है पूरे ब्राह्मण समाज में रोष व्याप्त है, न कि ब्राह्मण समाज में सर्व समाज में रोष व्याप्त है। आप पुलिस की कार्रवाई देख रहे हो कि उसको जिंदा जला दिया गया है, पेट्रोल डाल के आग लगाई गई है, लेकिन उस परिवार को किसी ने गिरफ्तार नहीं किया। एक आदमी को गिरफ्तार करके ये दिखाना चाहते हैं कि हमने गिरफ्तारी दिखा दी है। हम चाहते हैं पूरा पुलिस प्रशासन स्टाफ को पूरे को सस्पेंड किया जाए, नहीं तो हमें ये पहली घटना नहीं है, इससे पहले भी घटनाएं हो चुकी है। इससे पहले भी बहुत सारी घटनाएं हो चुकी है पुजारियों के साथ। अपने मुंह से जबानी बंद करके बैठिए। सब हम जब लेंगे, हमको गारंटी तो देना है प्रशासन, पुलिस प्रशासन आए, कलेक्टर साहब आए, विश्वास हम सब लेंगे। इससे पहले भी करौली में सौरभ चतुर्वेदी की हत्या हुई थी, जिसमें सपोर्टरा विधायक रमेश मीना के गांव के लोगों ने हत्या की थी। उनको भी रफा दफा करके महीने 2 महीने में छोड़ दिया गया। हम ये भी मांग करते हैं कि जो गिरफ्तार हुए उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। उस परिवार के साथ आज जो घटना घटी है, 50 लाख रुपए का मुआवजा इस पुजारी परिवार को मिले, एक बच्चे के परिवार के एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी मिले और इन आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। इसके अलावा इनके आगामी कोई घटना नहीं घटे, इसकी सुरक्षा मुहैया कराई जाए। अब जब ऐसा सवाल होता है, ऐसी हत्या होती है, तो सियासत तो होती है। नेताओं को मौका मिला और चूंकि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, हाथरस के मामले में कांग्रेस ने बीजेपी पर काफी हमले किए थे, इसलिए जब राजस्थान में पुजारी की हत्या हुई तो जयपुर से लेकर दिल्ली तक बीजेपी के नेताओं ने अशोक गहलोत की सरकार को निशाने पर लिया, सवाल पूछे। राज्यवर्धन सिंह राठौर घटनास्थल पर गए, परिवार वालों से बात की, फिर राजस्थान की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए।
और इसके बाद राजस्थान में बीजेपी के अध्यक्ष सतीश पूनिया बोले। उन्होंने कहा कि राजस्थान में तो कानून व्यवस्था मिट्टी में मिल गई है। और दिल्ली में केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बोला, उन्होंने कहा कि राहुल गांधी हाथरस में तो पहुंच जाते हैं, वहां शोर मचाते हैं, लेकिन उन्हें यह दिखाई नहीं देता कि राजस्थान में एक पुजारी को जिंदा जला दिया गया। राजस्थान में कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ रही है। करौली में एक पुजारी की भूमाफिया द्वारा जलाकर जो हत्या हुई है, उससे पूरा राजस्थान हिल उठा है। थोड़े दिनों पहले बेहरोड में पुलिस स्टेशन पर AK-47 से हमला करके अपराधी को छुड़ा ले गए दूसरे अपराधी, और आज तक उस अपराधी का पता नहीं चला है। बलात्कार तो आए दिन राजस्थान में हो रहे हैं। राजस्थान में कानून व्यवस्था ध्वस्त हो गई है। राहुल गांधी को बाकी भारत दर्शन करने के बजाय राजस्थान के जिले जिले में जाना चाहिए और वहां ये अपने सरकार से या तो इस्तीफा ले ले या सुधारने के लिए कवायद करे। वो कुछ नहीं करेंगे, केवल राजनीति करेंगे, तो ये राजनीति लोग भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये बात तो सही है कि राहुल गांधी ने इस घटना पर न बयान दिया और न घटनास्थल पर जाने की कोशिश की। और जब भी ऐसी घटना होती है किसी भी सरकार के लिए, किसी भी सिस्टम के लिए बहुत एम्बैरेसिंग होती है। इसलिए सरकार को जवाब देना मुश्किल हो रहा है। राजस्थान में कांग्रेस के नेता महेश जोशी ने कहा कि सरकार सख्त एक्शन ले रही है और किसी को बख्शा नहीं जाएगा। दुर्भाग्यपूर्ण है, किसी की भी जान जाना, ये इससे ज़्यादा दुखद घटना नहीं हो सकती। जिस तरीके से आरोपबाजी हो रही है, प्रत्यक्ष आरोप लगा रहा है, उसके बारे में इतना ही कहना चाहता हूँ कि सरकार अपनी तरफ से कार्रवाई करने में कोई कमी नहीं रख रही है। सबसे ज़्यादा अपराध खुल रहे हैं तो राजस्थान में खुल रहे हैं, अपराध के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो रही है। इस मामले में भी मैं ये कहना चाहता हूँ कि कोई कमी नहीं रखी जाएगी। 304 में मुकदमा दर्ज हुआ था, जिसको 302 में बदल दिया गया। मुख्य आरोपी को पकड़ा गया है और जो भी नामजद जो भी आरोपी होंगे या जो जांच में जो कुछ सामने आएगा, किसी को भी छोड़ा नहीं जाएगा, सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। मैंने राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के ट्वीट देखे हैं। अशोक गहलोत ने इस मामले का संज्ञान लिया। उन्होंने लिखा कि मामला गंभीर है, दर्दनाक है, आरोपी गिरफ्तार हो चुका है, हत्यारों को किसी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। यह अच्छी बात है कि मुख्यमंत्री ने जवाब दिया, आश्वासन दिया, विश्वास दिलाया। लेकिन सवाल ये नहीं कि अब एक्शन क्या होगा। सवाल है कि राजस्थान के गांवों में हालत क्या है। अगर मीडिया इस मामले को न उठाता, सवाल न पूछता, तहकीकात न करता, तो क्या इंसाफ मिल पाता? कम से कम इस मामले में तो ऐसा नहीं लगता। जांच अधिकारी तो तय कर चुका था कि पुजारी ने आत्महत्या की है, उसने खुद को आग लगाई है। अगर जांच अधिकारी मीडिया की नजर में ना आता, अपनी रिपोर्ट में यही लिख देता, अदालत में मामला इसी तरह से चलता रहता, तो फिर पुजारी के परिवार को कभी इंसाफ नहीं मिलता, हत्यारे कभी पकड़े न जाते। इसीलिए मेरा कहना है कि जुल्म ज्यादती के मामलों में पुलिस को थोड़ा ज्यादा संवेदनशील होना चाहिए। मुश्किल है कि ये इस तरह का अकेला मामला नहीं है। इसी तरह का एक केस छत्तीसगढ़ में सामने आया। छत्तीसगढ़ के कोडा गांव में एक नाबालिग लड़की ने आत्महत्या कर ली और लड़की के पिता ने भी हताश होकर जहर पी लिया। पुलिस ने केस तक दर्ज नहीं किया। जब हमारे संवाददाता अनुराग अमिताभ जान जोखिम में डालकर नक्सली इलाके में जंगलों के बीच इस गांव में पहुंचे, वहां जाकर पता चला कि सिर्फ 10,000 रुपए लेकर पुलिस अफसर ने बलात्कार केस दर्ज करने से इनकार कर दिया, आरोपियों को छोड़ दिया। लड़की ने आत्महत्या कर ली। 3 महीने तक उसका पिता पुलिस के चक्कर काटता रहा, इंसाफ की गुहार लगाता रहा। लेकिन जब बेटी को इंसाफ दिलाने में नाकाम रहा तो पिता ने भी निराश होकर जहर पी लिया। फिर रिपोर्टर पहुंचे, कैमरे पहुंचे, पुलिस से सवाल हुए, तो 3 महीने के बाद पुलिस ने लड़की की लाश को कब्र से निकाला
और इस बेटी के साथ रेप के इल्जाम में 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया। क्या बात हुई थाने में? वो लड़के मन को पूछताछ की टीआई से। कहाँ के लड़के लोग को? बड़ा गांव के। कौन कौन था? महेश और मुकेश। उस समय वो लोग थे वहाँ पे? जी। और उनके घर वाले परिजन? उसके पिताजी लोग थे और अदर आदमी लोग भी थे। तो क्या बोले टीआई साहब, क्या बोले? पूछताछ किए सर, इस केस को आगे बढ़ाना है बोल के। तो घर वाले लोग नहीं साहब मत कर, ऐसे ऐसे बोले। मैं तो बोली उतना टाइम कि नहीं सर ये केस बढ़ना चाहिए आगे बोल के, सजा मिलना चाहिए बोली मैं तो। सबके सामने बोली थी मैं। तो घर वालों को क्या कहना था? घर वालों का कहना था कि केस को नहीं यही रफा दफा कर दो साहब बोल के वही लोग बोले। तो 10,000 जो दिया किसने दिया? वो घसुराव ने। आप भी थे? बैठे थे सर वही हम लोग। और कौन कौन था? और पटेल थे और अदर आदमी और थे वहाँ। और भी पैसे की मांग की गई क्या उसके बाद? नहीं। तो आप जनप्रतिनिधि हो, आपने हस्तक्षेप नहीं किया उसमें कि नहीं कार्रवाई होना चाहिए, गांव की लड़की है वो, रफा दफा मत करिए, टीआई साहब से आपने नहीं कहा? अरे मैं बोली सर, लेकिन अब उसके पिताजी लोग माने चे नहीं रफा दफा करना है बोले तो मैं क्या बोलती। मैं तो चुपचाप थी। बोली मैं तो पहले से मैं बोल दी कि नहीं सर उनको सजा मिलना चाहिए बोल के। जिस महिला का बयान आपने सुना, इनका नाम संगीता नाग है। कोडागांव जिले के बड़ा गांव की सरपंच हैं और आपने सुना कि कैमरे के सामने उन्होंने साफ साफ आरोपियों के परिवार वालों का नाम लिया। लेकिन आज संगीता नाग बदल गई। जब अनुराग अमिताभ उनके पास पहुंचे, उनसे पूछा कि थाने में क्या हुआ था, तो सरपंच ने कहा उसे नहीं मालूम क्या हुआ था। फिर पूछा आपने 10,000 रुपये पुलिस वालों को देने की बात की थी, तो सरपंच ने कहा उससे कुछ मालूम नहीं, उसने कुछ नहीं कहा। फिर अनुराग ने सरपंच को वो वीडियो दिखाया जो संगीता नाग ने कहा था, जितना पता था बता दिया, अब कुछ नहीं कहना। मेरे को नहीं पता जी, लेकिन आपने ये बताया भी था कि जो पीड़ित परिवार के जो लोग थे, जो आरोपी परिवार के लोग थे, उन्होंने पैसे भी दिए थे। मैं तो उसके बारे में कुछ नहीं जानती सर। पर आपने जो बाइक में बताया था ना कि पैसे दिए थे, आपने आपकी बोला भी था कि फांसी की सजा होनी चाहिए। नहीं सर, मैं नहीं बोली थी। हाँ? नहीं बोली थी। पर हमारे पास तो बाइक है, उसमें आप बोलते हुए दिख रहे हैं। वो तो कोई भी बोल देगा सर, मैं तो नहीं बोलती, इसके बारे में मैं कुछ नहीं जानती। लेकिन 10,000 रुपए वो दिए गए थे क्या? मेरे सामने नहीं दिए सर, मैं नहीं जानती। हाँ, लेकिन आपने सुना था इस तरीके से? नहीं सुनी थी, मैं इसके बारे में नहीं सुनी थी। पर आपने बताया, हमारे पास तो ऑडियो है, आप ये ऑडियो में आप बोलते हुए भी वो दिखाई दे रहे हैं। नहीं सर, मैं नहीं बोली। आप देखिए, आप सरपंच है, गंभीर पद पर हैं आप, ये देखिए। मरने के बाद कितने दिन बाद आप लोग थाने गए थे? इसमें आप बता रही हैं बकायदा। आप एक मैं नहीं जानती सर, बस हो गया। नहीं, पर आप महिलाओं की बात है, ये महिलाओं की बात है, लेकिन मैं नहीं जानती। जितना जानती उतना मैं बता दी, बस हो गया। मैं इतना जानना चाहता हूँ बस कि जो सजा मिलनी चाहिए कि नहीं लड़कों को? मिलनी चाहिए सर। हाँ, तो फिर वो 10,000 रुपए क्यों दे रहे थे आरोपी के परिवार? अब उसका बारे में मैं नहीं जानती सर। सरपंच अपने बयान से पलट गई, डर गई, या उन्हें लगा कि पुलिस से पंगा लेना ठीक नहीं है। लेकिन आदिवासी लोग भोले भाले होते हैं। इन सीधे साधे लोगों के लिए कानून वही है जो पुलिस कह रही है। इंस्पेक्टर साहब ने पैसे लेकर आरोपी को छोड़ दिया, केस रफ्ता दफा कर दिया। ये भी कोई बड़ी बात नहीं है। इन इलाकों में गरीबों के साथ ऐसा होता रहता है। आप भी सोच रहे होंगे मैं क्या कह रहा हूं, लेकिन ये कड़वी सच्चाई है, हकीकत है। क्या आप यकीन करेंगे कि बलात्कार के आरोपी का पिता कैमरे के सामने ये कहेगा कि उसने इंस्पेक्टर साहब को 5,000 रुपए दिए और बेटे को बचा लिया? उसे 5,000 इसलिए देने पड़े क्योंकि उसके बेटे ने बलात्कार नहीं किया था, उसका नाम गलती से डाला गया। जिस लड़के ने बलात्कार किया वो दोषी था, उसके पिता को तो 10,000 रुपए देने पड़े, तब वो बच पाया। 10,000 लेकर इंस्पेक्टर साहब ने कहा अब घर जाओ, मामला रफा दफा कर देंगे। ये सबूत मेरे पास है। बाद में वो पैसा वाला बात बोली कि पैसा कितना देखो करके बोली, तो मैं 5,000 देखो साहब, जो गलती हो गई, ये बताते हैं, ये नहीं भी है करके बोलते हैं, कभी डर के मारे काई भी करते हैं तो देना ही पड़ी करके ये हमन कहे रही, और वो पैसा धर के आए रही तो वो पैसा दे दी 10,000।
पैसे कौन मांगे? कौन साहब मांगे? थाना में फिर क्या हुआ आगे? आगे साहब वही पैसा देने के बाद हम लोग चल दिए। कितना रुपए दिए? कितना रुपए दिए? अरे 10,000 दे दिया वो लड़का के बाप, जो हकीकत लड़का है ना, उसका घर पिताजी मतलब 10,000 दे दी। उसके बाद घर जाएंगे तो साथ में रही। तो साहब क्या बोले थे फिर मामला अपन यहाँ खत्म कर देंगे बोले थे? तो पैसा देने के बाद फिर वो खत्म ही हो जाती थी, जैसा खत्म करेंगे करके। ये कौन बोला था ऐसा खत्म कर देंगे बोलते? साहब बोले थे नहीं तो पैसा दो तभी खत्म होगा करके तो बोले। सरपंच को मालूम है, गवाह हैं, लेकिन पुलिस रफा दफा करने में लगी है। ज़रा सोचिए, बेटी की जान की कीमत सिर्फ 10,000 रुपये। एक बेटी के साथ बलात्कार हुआ, उसने आत्महत्या कर ली और पुलिस ने केस तक दर्ज नहीं किया। पिता को जान की बाजी लगानी पड़ी। बेबस पिता ने जहर पी लिया, तब जाकर पुलिस जागी। अगर रिपोर्टर वहां पर न पहुंचते, कैमरा वहां तक न पहुंचता, तो शायद कभी पता ही नहीं चलता कि आरोपी कैसे छूट गए, पुलिस ने बलात्कारियों को क्यों छोड़ा। इस बेटी को कभी इंसाफ न मिलता। यह घटना दिल दहलाने वाली है और सच्चाई को बयान करती है। छत्तीसगढ़ के गांव में हालत क्या है वो दिखाती है। गैंगरेप की यह वारदात 19 जुलाई की है। छत्तीसगढ़ के कोंडागांव जिले की नाबालिग बेटी 19 जुलाई को एक शादी के समारोह में गई थी। उसी दौरान रात को 7 लोग उसे पकड़कर जंगल में ले गए, उसके साथ गैंगरेप किया और ये धमकी देकर छोड़ दिया कि घर पर कुछ बताया तो जान से मार देंगे। डरी सहमी लड़की घर तो पहुंच गई, लेकिन अगले दिन उसने आत्महत्या कर ली। पिता और परिवार वालों ने बेटी की लाश को दफना दिया, लेकिन शादी में लड़की के साथ उसकी एक सहेली थी जिसे इस हैवानियत के बारे में पता था। उसने लड़की के परिवार वालों को सच्चाई बताई। तब पिता पुलिस वालों के पास गया, लेकिन चूंकि आरोपियों से सेटिंग हो चुकी थी, इसलिए पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया। 3 महीने तक पिता बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए पुलिस थाने से लेकर बड़े बड़े अफसरों की चौखट पर सिर पटकता रहा, लेकिन कुछ नहीं हुआ। इसके बाद निराश पिता ने जहर पीकर अपनी जान दे दी, खुदकुशी की कोशिश की। तब मामला चर्चा में आया। आज हमारे संवाददाता अनुराग अब्ताब ने उस लड़की से बात की जिसने सबसे पहले इस घटना के बारे में पीड़ित परिवार को बताया था। क्योंकि बेटी गांव की रहने वाली है, इसलिए अच्छी तरह हिंदी नहीं बोल पा रही थी, लेकिन उसने जो कुछ बताया वो चौंकाने वाला था। इस बेटी ने कहा आरोपी तो उसे भी उठाकर ले जाने वाले थे, लेकिन वो किसी तरह अपनी जान बचाकर भागी। मगर उसकी दोस्त इतनी किस्मत वाली नहीं थी। आरोपी उसे जंगल में ले गए, गैंगरेप करने के बाद उसे डरा धमका कर छोड़ गए। हम नाच रहे थे और साइड में बस खड़े थे और अचानक से उठा के जबरदस्ती खींच के ले गई उधर। आप लोग शादी में नाच रहे थे और उसके बाद ये 7 लड़के आए जी। आप दोनों को खींच के ले गए? नहीं, उसको, मेरे को 3 लोग घेरे थे सर। आपको भी घेरे थे? जी। आपको भी ले आने की कोशिश की? जी। तो आप फिर कैसे बचे? मेरे को उधरी, तेरे को भी उधरी ले जाएंगे बोल के मेरे को बोल रही थी, तब मैं धक्का दी और भागी सर। धक्का दे के बच गए? जी। तो आज आपको लगता है कि अगर आप धक्का नहीं दिए होते तो इतनी बड़ी शिकार आप भी होती, जैसे आपकी सहेली जिसके साथ आप बचपन से खेले? दुख होता है बहुत ज़्यादा? जी। आप चाहते हैं कि सहेली के कातिल पकड़ा जाए? जी। इसीलिए आपने इतनी हिम्मत की? जी सर। क्या न्याय मिले, क्या उम्मीदें, आप क्या लगता है? उसको फांसी की सजा मिलना चाहिए। किनको? उन 7 लड़के को। अच्छा, कब लगता है आपकी सहेली को न्याय मिलेगा? जब उसको फांसी की सजा मिलेगा तब न्याय मिलेगा। लड़की का पिता अपनी बेटी के साथ हुई हैवानियत को बर्दाश्त नहीं कर पाया। उसने जहर पी लिया। हालांकि उसकी जान बच गई है, लेकिन फिलहाल वो बोलने की स्थिति में नहीं है। इसी लड़की के चाचा ने बात की। लड़की के चाचा ने बताया कि पुलिस वालों को सब पता है। पुलिस ने परिवार वालों को बुलाया भी था, थाने में बुलाया था, और यह कहकर वापस भेज दिया उन्हें सब मालूम है, वो एक्शन लेंगे, लेकिन हुआ कुछ नहीं। जाना शादी जा रहा है। शादी में गए थे आप? वो पाकिस्तान, हम भी शादी जाए। अच्छा। पाकिस्तान। फिर वो पाकिस्तान, हम शादी डहर जाए।
काना गाँव। कब मालूम चला ये, जब आत्महत्या करी उसके बाद मालूम चला कि इस तरीके की घटना हुई है? नहीं, पता नहीं चला था बिल्कुल, जब दफनाए तब पता चला। थाने वाले भी आए थे? नहीं, उसके बाद आए थाने वाले? हाँ, बुलावा किए वही। अच्छा, बुलावा किया। क्या बयान लेने की बात लोग को? हाँ, क्या बोले वो थाने वाले? वो एफआईआर अपना हिसाब से लूंगा बोल के बोला था सर। ऐसा बोला था आप लड़की के चाचा और आपसे बोला था कि एफआईआर कर लेंगे? बुलाए दफनाने के बाद बुलाए। हाँ, वहाँ हमको खुद पहले से वो घटना जैसे वहाँ रेप जो भी हुआ था वो हमको बिल्कुल मालूम नहीं था। हाँ। फिर 2.5 महीने हो गए इंतजार करते रहे कि अब होगी एफआईआर? जी सर। नहीं हुई थी एफआईआर तब? नहीं हुआ। इसके कारण नहीं हुआ था कि नहीं हुआ था, लेकिन उसके बाद एक बार कल वो तो अभी परसों हुई है एफआईआर। भोले भाले लोगों की, गरीब लोगों की बात सुनना, उनसे सच निकालना कोई आसान काम नहीं होता। सीधे लोग हैं, डरे हुए हैं। लेकिन अनुराग अमिताभ ने जब सबसे बात की, जो तथ्य सामने आए, जो बयान मैंने आपको सुनवाए, इसके बाद किसी जांच की जरूरत नहीं है और न किसी जांच कमेटी की। इसके बाद भी इस बेटी को न्याय मिलने में कितना वक्त लगेगा ये नहीं कहा जा सकता, क्योंकि जब जिले के एसपी से पुलिस की रिश्वतखोरी के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा इस तरह की जानकारी उनके पास आई है, इसीलिए आरोपी पुलिस इंस्पेक्टर को सस्पेंड कर दिया गया है, जांच के बाद एक्शन होगा। जो थाने की पुलिस है, जब उसे मालूम चल गया था कि एक महिला ने आत्महत्या कर ली है, तो पहले आत्महत्या क्यों की है, इसकी जांच होनी चाहिए थी। 2.5 महीने तक ये लंबा मामला टरकाया है पुलिस वाले। देखिए, जहाँ तक अभी हमारे संज्ञान में आया है, परिवार ने पहले मामले को दर्ज नहीं करवाया था, परंतु थाना के कुछ स्टाफ के द्वारा लापरवाही सामने आ रही है, उसके ऊपर पृथक से जाँच बिठा दी गई है। तत्कालीन थाना प्रभारी को निलंबित भी कर दिया गया है और पृथक से जाँच आ रही है। सभी लापरवाहों के ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। एसआईटी की जांच क्यों की जा रही है? इंडिया टीवी की पड़ताल में ये भी नजर आया कि जो आरोपी पक्ष के परिवार वाले जो थे, उन्होंने पैसे दिए थाना प्रभारी को, जिसके चलते उसने 2 महीने बाद रिपोर्ट दर्ज की। तो क्या ये वजह है कि एसआईटी इतनी गंभीर जांच आप करवा? देखिए, हम काफ़ी संवेदनशील हैं, ये गंभीर मामला है और इसके प्रति मैं और मेरी पूरी टीम काफ़ी सजग हैं। खुद आईजी साहब, डीआईजी साहब भी इस मामले में लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं और क्योंकि हम इसमें जल्द से जल्द दोषियों को कड़ी से कड़ी सज़ा दिलवाना चाहते हैं, इसलिए हमने एडिशनल पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में एक एसआईटी गठन करी है जो लगातार मामले में विवेचना। पुलिसकर्मियों की गलती नजर आई है? जैसे मैंने बताया, अगर उनके ऊपर पृथक से जांच की जा रही है और अभी हमने एक टीआई को सस्पेंड भी कर दिया है। अगर उनकी कोई भी लापरवाही मिलेगी तो हम गंभीर, कठोर से कठोर कार्रवाई करेंगे। एक गरीब आदमी को इंसाफ मिलना कितना मुश्किल है, ये इस रिपोर्ट से अंदाजा लगता है। एक बेटी के साथ गैंगरेप हो, बच्ची आत्महत्या कर ले, बलात्कारियों को पुलिस इंस्पेक्टर 10,000 रुपये लेकर छोड़ दे और इस जुर्म की सजा सस्पेंशन, बहुत नाइंसाफी है। गरीबों के दिलों में कानून के प्रति भरोसे की हत्या है। हमारे संवाददाता अनुराग अमिताभ 12 घंटे में गांव वालों से बात करके आसपास के इलाके के लोगों से पूछ के मामले की तह तक पहुंच गए। जिन लोगों ने रिश्वत दी, जिन लोगों के सामने रिश्वत दी गई, उन सबके बयान कैमरे पर रिकॉर्डेड है। लेकिन छत्तीसगढ़ की पुलिस अब जांच करेगी। जिस पुलिस ने 3 महीने तक जांच न की हो, जिस पुलिस ने बलात्कारियों को सिर्फ 10,000 रुपये लेकर छोड़ दिया हो, अब उस पुलिस पर कैसे भरोसा करें? इसलिए मुझे लगता है कि इस मामले में चीफ मिनिस्टर भूपेश बघेल को दखल देना चाहिए, जिससे आदिवासी बेटियों को इंसाफ मिले, बलात्कारी पकड़े जाएं और पैसा लेकर बलात्कारियों को छोड़ने वाले पुलिस अफसरों पर एक्शन हो। अगर इस मामले में जल्दी एक्शन न हुआ तो हो सकता है कि अदालत को दखल देना पड़े। अदालत पर सब लोगों का भरोसा है और कोर्ट के दखल के बाद न्याय प्रक्रिया तेज भी होती है। हाल ही में हाथरस के केस में यही हुआ है, हम सबने देखा है। हाथरस की बेटी का परिवार अब 12 अक्टूबर को हाई कोर्ट में पेश होगा। इसके लिए प्रशासन सारे इंतजाम करने में लगा है। हाई कोर्ट में सुनवाई से पहले हाथरस की बेटी के परिवार को सुरक्षा के कैसे इंतजाम किए गए। बड़े बड़े अफसर परिवार से मिलकर पूछ रहे हैं कि अगर उन्हें कोई दिक्कत है तो बताएं, उनकी कोई और मांग है तो प्रशासन उस पर भी विचार कर सकता है। आज दोपहर में यूपी पुलिस के डीआईजी शलभ माथुर हाथरस में पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे। मुलाकात के बाद डीआईजी ने कहा, प्रशासन इसकी तैयारी कर रहा है कि हाईकोर्ट में पेशी के दौरान पीड़ित परिवार को किसी तरह की दिक्कत ना आए।
हालांकि प्रशासन के सामने एक मुश्किल है। अफसर चाहते हैं कि हाई कोर्ट में पेशी से पहले पीड़ित परिवार का कोरोना टेस्ट हो। मेडिकल डिपार्टमेंट की टीम कोरोना का टेस्ट करने के लिए 4 बार पीड़ित परिवार के पास पहुंच चुकी है। आज फिर पहुंची, लेकिन परिवार ने टेस्ट कराने से इनकार कर दिया। देखिए, हमें सूचना मिली थी कि यहाँ जी हैं परिवार में जी के, उनको सर्दी खांसी की शिकायत हुई, तो टीम ने आके कल उनको देखा और आज हमें सूचना मिली कि वहाँ जाके क्योंकि वर्तमान परिस्थिति में उनके घर में बहुत लोगों का आना जाना है, तो उसको देखते हमने सोचा कि जांच होनी चाहिए। उनको बोला, हमने आग्रह किया जांच करा लो, बोला भी, तो परिवार में सबने जांच कराने के लिए, और जिनकी सर्दी खांसी थी उन्होंने भी जांच कराने के लिए मना कर दिया। ये संकट का दौर है, कोरोना का वक्त है, इसलिए सावधानी रखने की जरूरत तो है। हाथरस की बेटी का पीड़ित परिवार इस दौरान हजारों लोगों से मिला। सैकड़ों लोग उनके घर में आकर संवेदना व्यक्त कर गए। कभी जांच करने को लेकर, कभी सियासत करने को लेकर पहुंचे। कितने लोगों ने उन्हें गले लगाया। इनमें ऐसे लोग भी हो सकते हैं जो कोरोना से संक्रमित हो, ये किसी को नहीं मालूम। आपको याद होगा कि आम आदमी पार्टी के एमएलए कुलदीप जब इस परिवार से मिले थे, उसके 3 दिन बाद पहले उन्होंने खुद को कोरोना पॉजिटिव होने की बात की थी। इसलिए इन्फेक्शन का डर तो है। इसे ध्यान में रखते हुए परिवार को कोरोना का टेस्ट कराना चाहिए। ये उनकी हेल्थ के लिए, पूरे परिवार के हेल्थ के लिए, उनके संपर्क में आने वाले सारे लोगों के लिए जरूरी है। लेकिन आज भी यहां दिक्कत भरोसे की है। अब इस परिवार को पुलिस पर, प्रशासन पर भरोसा नहीं है। परिवार को लगता है कि कहीं टेस्ट के बहाने, जांच के बहाने उनके साथ कोई साजिश ना हो जाए। जब मुख्यमंत्री ने पॉलीग्राफिक टेस्ट की बात की थी तो मैंने उनकी बात सुनी थी। परिवार ने कहा था कि हम पॉलीग्राफिक टेस्ट नहीं कराएंगे, हमें तो कोरोना नहीं हुआ है। समझ की भी कमी है। इसलिए इस परिवार को थोड़ा और समझाने की जरूरत है, उनको यकीन दिलाने की जरूरत है। और मुझे पूरा विश्वास है कि 12 अक्टूबर को जब ये परिवार हाई कोर्ट में पहुंचेगा, जज साहिबान के सामने पेश होगा, अदालत को अपनी बात बताएगा, तो न्याय प्रक्रिया में, हमारी जुडिशरी में उनका भरोसा बढ़ेगा और परिवार वालों को यकीन होगा कि उन्हें इंसाफ जरूर मिलेगा। एक अच्छी खबर आपको बता दूं, आज से अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण का काम शुरू हो गया। मंदिर के पहले स्तंभ को कार्यशाला से जन्मभूमि लाया गया। इसकी डिटेल्स, अयोध्या में भव्य राम मंदिर का इंतजार कर रहे करोड़ों हिंदुओं का सपना अब आकार लेने लगा है। भव्य राम मंदिर के निर्माण का काम शुरू हो गया है। राम मंदिर में लगने वाली पहली शिला को पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना के बाद कार्यशाला से जन्मभूमि लाया गया। 1990 से ही राम मंदिर कार्यशाला में शिलाओं की तराशी का काम हो रहा था। फिलहाल इन शिलाओं की मजबूती की टेस्टिंग की जा रही है। इसके बाद धीरे धीरे इन शिलाओं को कार्यशाला से मंदिर की जगह लाया जाएगा। क्योंकि राम मंदिर में लोहे या सीमेंट का इस्तेमाल नहीं होना है, पत्थरों को इंटरलॉकिंग के जरिए जोड़ा जाएगा। इसलिए राम जन्मभूमि स्थल पर लाने के बाद इन सभी पत्थरों की कोडिंग की जाएगी। यह तय किया जाएगा किस किस शिला को कहां लगाना है। पहले राम मंदिर का जो नक्शा बनाया गया था उसमें मंदिर में सिर्फ 2 मंजिलें थी। अब 1 मंजिल और बढ़ा दी गई है। 1 मंजिल के लिए तो पत्थर तैयार हैं, बाकी 2 मंजिलों के लिए राजस्थान से लाल पत्थर मंगवाया जा रहा है। जब तक ये पत्थर तराशे जाएंगे तब तक जो पत्थर तैयार हो चुके हैं उन्हें जन्मभूमि में पहुंचाया जाएगा। अच्छी खबर आपको बता दूं, आज हमारी एयरफोर्स की मारक क्षमता को बढ़ाने वाली लेटेस्ट मिसाइल का सफल परीक्षण हुआ। भारत ने आज एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम का सक्सेसफुल टेस्ट किया। रुद्रम मिसाइल की सबसे बड़ी खासियत यह है, ये एक एंटी रेडिएशन मिसाइल है। एंटी रेडिएशन मिसाइल दुश्मन के सर्विलांस रडार और दूसरे कम्युनिकेशन सिस्टम को नष्ट करती है। इसकी दूसरी खासियत यह है कि इसे अलग अलग ऊंचाई से लॉन्च किया जा सकता है। आज इस मिसाइल का टेस्ट सुखोई फाइटर जेट से किया गया। बाद में इसको मिराज 2000 जगुआर तेजस से भी लॉन्च किया जा सकेगा। फिलहाल मिसाइल का ट्रायल एयरफोर्स के लिए किया जा रहा है, लेकिन आने वाले समय में ये आर्मी और नेवी के लिए भी होगा। एयर टू सरफेस मार करने वाली इस मिसाइल की रेंज 150 किलोमीटर है।
18 फीट लंबी रुद्रम मिसाइल पर काम 2012 में शुरू हुआ था। भारत के अलावा अमेरिका, रूस और ब्रिटेन के पास इसी तरह की एंटी रेडिएशन मिसाइल है। और दूसरी अच्छी खबर आई है फिल्म इंडस्ट्री से। कोरोना के कारण करीब 7 महीने से बंद फिल्मों की शूटिंग अब शुरू हो चुकी है, लेकिन कोरोना ने काफी कुछ बदल दिया है। फिल्म के सेट पर हर जगह कोरोना का असर दिखाई देता है। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं सलमान खान की आने वाली फिल्म राधे की शूटिंग का है। आज से हम सब जुड़े हुए हैं एक दूसरे के साथ। देख सकते हैं किस तरह हर शख्स के चेहरे पर मास्क है, सैनिटाइजर दिखाई देंगे, सोशल डिस्टेंसिंग रखी जा रही है, डिसइंफेक्शन, हर चीज का ख्याल रखा जा रहा है। उस सबको बड़ा ध्यान फिल्म की शूटिंग काफी कॉम्प्लिकेटेड काम है। सैकड़ों लोगों को शूटिंग स्पॉट पर मौजूद रहना होता है जो दिखाई नहीं देते कहीं सामने, कैमरे के पीछे होते हैं। इन सब के बीच सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखना, मास्क और सैनिटाइजर का लगातार इस्तेमाल करते रहना बड़ा चैलेंज है। लेकिन कोरोना के दौर में काम करना है तो सबका ख्याल रखना पड़ेगा। नहीं पड़ेगा डायलॉग्स बोलने के लिए। और ज्यादा चिंता की बात है कि महाराष्ट्र उन राज्यों में एक है जहां कोरोना का सबसे ज्यादा असर पड़ा है। गाइडलाइंस भी सख्त है, शूटिंग करने की इजाजत मुश्किल से मिली है। यही वजह है कि शूटिंग के दौरान कोरोना गाइडलाइंस का पालन कड़ाई से किया जा रहा है। Take care of ourselves now that we are out in the open, we are entertainers, we are film people, we have to take care. बाकी God's kind. टाइम लगेगा भाई 6 महीने के बाद। कोरोना के कारण देश भर में सिनेमा हॉल्स भी 7 महीने से बंद रहे, लेकिन अब 15 अक्टूबर से मल्टीप्लेक्सेस खुल जाएंगे। एक और ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे जब रामविलास पासवान का पार्थिव शरीर पटना पहुंचा। अब से कुछ देर पहले रामविलास पासवान का पार्थिव शरीर पटना पहुंचा है। कल राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के तौर पर रविशंकर प्रसाद पटना पहुंच चुके हैं। जिस वक्त पटना एयरपोर्ट पर पासवान का पार्थिव शरीर पहुंचा उस समय रविशंकर प्रसाद के साथ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और बिहार सरकार के अन्य मंत्री, विधायक और सांसद मौजूद थे। आज सुबह दिल्ली में रामविलास पासवान को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्र सरकार के तमाम मंत्रियों समेत अलग अलग दलों के नेताओं ने श्रद्धांजलि दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चिराग पासवान को दिलासा दिया और आज कैबिनेट की मीटिंग में भी रामविलास पासवान को श्रद्धांजलि दी गई और फैसला हुआ कि कल पटना में पूरे राजकीय सम्मान के साथ रामविलास पासवान का अंतिम संस्कार किया जाएगा। क्योंकि बिहार में चुनाव का वक्त है,